Hello, aspirants. Good morning and welcome to daily news analysis of the Hindu and Indian Express. Today, the date is 5th of February, so let's get started. Uh, okay, now कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ से सभी एमएलएस को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है रिसोर्ट में सो दैट बीजेपी वाले अप्रोच ना कर सकें क्योंकि आज फ्लोर टेस्ट है झारखंड में। ये चंपई गवर्नमेंट जो न्यू कमांड लेने वाली है। 80 मेंबर्स की असेंबली है टोटल, सो ऑब्वियसली 41 वोट्स की जरूरत पड़ेगी मेजोरिटी के लिए। ओके, नॉट आवर कंसर्न। यहाँ पर वही सब है। यूएस यूके फाइटर एयरक्राफ्ट बॉम्ब दी हाउदी टारगेट्स इन यमन। ओके, अभी तक तो आपको शायद ये चीजें याद हो गई होंगी। ठीक है, ये मैं आपको बार बार मैप वगैरह इसलिए कराता रहता हूँ ताकि आप लोगों को एकदम सॉलिड हो जाए ये चीजें। ठीक है, ये रीजन है अपना रेड सी वाला। ओके, ये वाला है यमन, ये है ओमान। तो यमन, यहाँ पर हाउदी रेबल्स ने रेड सी पर टारगेट कर रखा है शिप्स को। उन शिप्स को जो या तो इधर से जा रही हो यूरोप की तरफ या यूरोप से आ रही हो इस तरफ, प्रोवाइडेड कि रशिया की शिप्स को अटैक नहीं किया उन्होंने, बिकॉज रशिया के रिलेशन ईरान के साथ अच्छे हैं एंड ईरान ही है जो हाउदी रेबल्स को बैक कर रहा है। ओके, ठीक है, सेम न्यूज बार बार कितनी भी बार आ जाए, अगर आपको एक बार मैटर समझ में आ गया है तो दिक्कत नहीं आएगी। एंड हाउदी रेबल्स है कौन से लोग, तो ये है शिया। ओके, यमन में काफी टाइम से सिविल वॉर भी चल रही थी अगेंस्ट दीज शिया मिलिटियास एंड दी गवर्नमेंट। जो यमन की गवर्नमेंट थी वो सुन्नी गवर्नमेंट है एंड यमन की जस्ट ऊपर है सऊदी अरेबिया। अगेन अब ए रीजनल पावर जो कि एफिलिएशन रखता है सुन्नी से। ठीक है, तो वो चाहता था कि यमन में सुन्नी लेड गवर्नमेंट ही बनी रहे, जबकि ईरान ने हाउदी रेबल्स को एनकरेज किया कि आप लोग यहाँ पे तख्ता पलट कीजिए और शिया गवर्नमेंट बनाइए। ठीक है, तो यमन सिविल वॉर से जूझ रहा था ऑलरेडी। देखिए, यहाँ पर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, बट एक बार सोच देखना चाहिए कि जब कोई लेडी, स्पेशली क्रिश्चियनिटी में, जब वो डिक्लेयर कर देती है कि मैं नन बन गई हूं, तो ये लोग कह रहे हैं कि वो एक तरह का सिविल डेथ होता है। राइट, दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज अ सिविल डेथ। ठीक है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस गया है, उसमें वो एग्जामिन करेगा वेदर नर्स अर्निंग सैलरीज शुड पे इनकम टैक्स और नॉट। ओके, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये तो एक सिविल डेथ हो जाती है और ये लोग जो भी पैसे अर्न करती हैं ये लोग अपने पास नहीं रखती हैं, वो कॉन्ग्रीगेशन में चला जाता है, तो इसमें इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। Nuns and priests enter a state of civil death when they take their vow of property, so no need to pay tax. Their salaries are not used for their personal expenses but go to their respective congregations. ये इनका पॉइंट है। अब जब ये लोग नन बनती हैं तब इनको तीन ओबीडियंस दिलाए जाते हैं, तीन वोज दिलाए जाते हैं। पहला ओबीडियंस, दूसरा चैस्टिटी एंड तीसरा पावर्टी। शी कैन नॉट ओन प्रॉपर्टी एंड विल नेवर मैरी। एंड इवन जो पेरेंट्स से भी इनहेरिट कर रहे हो ना प्रॉपर्टी, वो भी ये लड़कियां अपने पास नहीं रख सकती क्योंकि उन्होंने चूज किया है नन बनने का काम। द कांग्रीगेशन सबमिट टैक्स रिटर्न इफ नेसेसरी। और ये जो पैसा कांग्रीगेशन के पास भी जाता है तो ये भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं अगर जरूरत हो तो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। बट ये इशू कहां से शुरू हुआ पूरा, एक ऑर्डर पब्लिश किया गया बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन 2014 जिसने कहा कि इनकी जो सैलरी है उस पर भी टीडीएस लगाइए। टीडीएस होता है टैक्स डिडक्शन सोर्स। जैसे आप अगर कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपका टीडीएस कटता है, ठीक है, आपकी सैलरी का, जिस टैक्स स्लैब में भी आप फॉल करते हो, और वो टैक्स कटने के बाद आपके हाथ में आपकी सैलरी आती है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि इन लोगों पर भी लगाइए, ये भी अच्छी खासी सैलरी ले रहे हैं फ्रॉम द मेंबर ऑफ रिलीजियस कांग्रीगेशन रिसीविंग सैलरीज फ्रॉम द गवर्नमेंट, और वो भी गवर्नमेंट से मिल रही है सैलरी। द डायरेक्टिव वॉज चैलेंज इन केरल हाई कोर्ट। अब इसके अगेंस्ट ये लोग पहुंच गए केरल हाई कोर्ट में चैलेंज करने, और हाई कोर्ट ने कंक्लूड किया कि दैट कैनन लॉ टेनेट्स that a religious congregation has overriding title over its member but cannot prevail over civil law। तो यहाँ पर कोर्ट ने बहुत सिंपल सी बात कही कि आपके जो भी नियम कानून है सब अपने पास रखिए, बट सिविल लॉ से ऊपर नहीं हो सकते वो। सिविल लॉ है कि अगर कोई सैलरी ले रहा है, कोई इनकम अर्न कर रहा है, तो उस पर इनकम टैक्स लगना चाहिए। ओके, नाउ अब हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्या पूछा इनसे, एक बात बताइए, पर्सन हु वॉज इन ए स्टेट ऑफ सिविल डेथ कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू कैरी ऑन रेगुलर एक्टिविटीज एंड एंजॉय एनी फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये कोर्ट ने इसको लॉजिक दिया कि फिर आपको ये सैलरी की क्या जरूरत है और आप कौन से फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हो, क्योंकि ये लोग इसीलिए पहुंचे ना कि हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। ओके, तो वैसे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी अगर इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछ लिया जाए तो इतनी अवेयरनेस रखा कीजिए कि किस तरीके से ये सब चलता है।
यहाँ पे ये सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, जैसे लैंड यूज नॉर्म्स, हेल्थ, एजुकेशन पे आउटकम्स, लेबर लॉस। तो इनका कहना है कि ये सब स्टेट गवर्नमेंट की मदद से हो सकता है। सेंटर ने अपनी तरफ से काफी रिफॉर्म्स करे हैं, बट स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ रिफॉर्म्स करने की जरूरत है अपनी तरफ से। ये आगे अभी आगे के पेज पे और भी आएंगे। तेलंगाना गवर्नमेंट ने सैंक्शन दे दिया है फॉर कास्ट सर्वे। ठीक है, तो ये बिहार के बाद सेकंड स्टेट बनेगा जो कास्ट सर्वे करवाएगा अपने यहाँ पर। और कुछ गलत भी नहीं है कास्ट सर्वे करवाने में, क्योंकि जब तक आपके पास एक प्रॉपर डेटा ना हो सभी कास्ट को लेकर कि कौन किस तरह के डिप्राइवेशन फेस कर रहा है क्या है, तब तक आप एक अच्छी पॉलिसी नहीं बना सकते। सो फॉर मेकिंग एनी पॉलिसी देयर मस्ट बी ए क्लियर अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। श्रीलंकन नेवी ने अरेस्ट किया है 23 फिशरमैन फ्रॉम तमिलनाडु। इसको थोड़ा सा समझते हैं इस इशू को, कि जो नॉर्दर्न पार्ट है ना श्रीलंका का और थोड़ा सा ईस्टर्न पार्ट, ये पूरा सिविल वॉर से अफेक्ट रहा है। जो लिट्टे वाला मूवमेंट था ना उससे अफेक्ट रहा है। तो एक टाइम था जब ये श्रीलंकन आर्मी वगैरह इनसे लड़ रही थी लिट्टे से। 2009 के आसपास आके ये सिविल वॉर खत्म हो गई पूरी। ठीक है, तो अब श्रीलंका का ध्यान पूरा गया अपने इंटरनेशनल वाटर्स की तरफ। और फिर यहाँ के जो लोकल थे, जो कहने के लिए तमिल इन ओरिजिन है बट हैं तो श्रीलंकन। ठीक है, तो इन लोगों ने कहा कि यहाँ तमिलनाडु से खासकर इंडियन फिशरमैन आते हैं अपनी बड़ी बड़ी ट्रॉलर्स लेके। ठीक है, शिप्स वगैरह लेकर अच्छे खासे, जैसे ये आप यहाँ देख रहे हो इसमें। ठीक है, इनके फिशिंग बोट वेसल्स थोड़े बड़े होते हैं, फास्टर होते हैं, नेट्स वगैरह इनके पास बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो ये लोग आकर पूरी फिश कैच कर ले जाते हैं। और हम लोग ये वाला जो रीजन है इसको जाफना प्रोविंस कहते हैं। ये जाफना के लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को फिशेस मिलती नहीं है, इंडियन फिशेस पूरा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो इंटरनेशनल मैरीटाइम बॉर्डर है, नेवल बॉर्डर इंडिया श्रीलंका की, पहले क्या है कि श्रीलंकन फिशरमैन यहाँ जाते नहीं थे, क्योंकि इंसर्जेंसी चल रही थी, आपस में लड़ाई बड़ाई चल रही थी, कुछ हो नहीं रहा था। ठीक है, तो किसी ने ध्यान दिया नहीं। तो इंडियन फिशरमैन हमेशा से श्रीलंकन वाटर्स में आते रहे और वो करते रहे फिशिंग। लेकिन फिर 2009 के बाद जब श्रीलंकन नेवी स्ट्रिक्ट हुई कि अब हमारे पास टाइम है, हम इस पर अटेंशन देंगे, तो इंडियन फिशरमैन को इन्होंने पुश बैक करना शुरू किया। ठीक है, बट इंडियन फिशरमैन ने लॉजिक देने लगे, स्पेशली तमिल गवर्नमेंट, कि नो, वी हैव हिस्टोरिकल राइट्स इन फिशिंग इन दिस एरिया। अब यहाँ पे गलती क्या हुई कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पर यहाँ पे एक कच्छाथीवी आइलैंड हुआ करता था। वो हमने पता नहीं क्या सोच के श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया। ओके, अब वो कच्छाथीवी आइलैंड, यहाँ पे हमारे जो फिशरमैन है, अभी श्रीलंका का हो चुका है आइलैंड, बट उनकी आदत है हमारे फिशरमैन की कि वो यहाँ पे जाके अपने नेट वगैरह ड्राई करते हैं, वो पूरा एक्सेस करते रहते हैं। ओके, तो बार बार श्रीलंकन वाटर्स में जाना, वहां फिशिंग करना, इस वजह से हमारे फिशरमैन को अरेस्ट किया जाता है। फिर चलिए कई बार जुडिशियल कस्टडी में रखते हैं कुछ महीने, फिर छोड़ देते हैं, वो ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इनकी जो इक्विपमेंट्स हैं, फिशिंग नेट्स वगैरह, इनकी जो फिशिंग वेसल्स हैं, इनको सीज कर लेती है श्रीलंकन नेवी। ठीक है, और ये थोड़ा बहुत नहीं, ये लाखों रुपए का नुकसान होता है उनके लिए। राइट, तो ये मैंने आपके साथ एक सेपरेट लेक्चर किया है इंडिया इंडिया श्रीलंका पर, मेंस 450 प्लस में मिल जाएगा आपको। आप वहां से भी समझ सकते हैं इस इशू को। बाकी मेन इशू यही है कि ये जो कच्छाथीवी आइलैंड हमने जो गिफ्ट कर दिया था श्रीलंका को, उसी वजह से हो रहा है मेन। और इंडियन ट्रॉलर्स, इनके वेसल्स अच्छे हैं, और यहाँ पर जाफना में जो फिशरमैन है वो उतना ज्यादा है नहीं एक्टिव। तो इस वजह से इंडियन फिशरमैन वापस हिस्टोरिकल बेसिस पर उस वाटर में जाते रहते हैं, फिर वहां पर श्रीलंका नेवी को अरेस्ट करना पड़ता है। तो ये हमारी डिप्लोमेसी के लिए एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है कि कितनी बार और बार बार कैसे इसको सॉल्व करें। और तमिल गवर्नमेंट हमेशा अपने प्रेशर बनाए रखती है कि हमारे फिशरमैन को पकड़ लिया, हमारे फिशरमैन को पकड़ लिया। तो सेंटर बार बार डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करता रहता है। यहाँ पे हमारा एक आदमी था जो रशियन एम्बेसी में काम करता था, इसको जासूसी के लिए पकड़ा है। ये आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था पाकिस्तान की। An employee of Indian Embassy in Moscow were alleged spying for Pakistan Intelligence Agency ISI। ठीक है, बस वो सिक्योरिटी से थ्रेट वाली बात है, और कुछ ऐसा काम का नहीं है। यहाँ पर एक नया बिल लाया जाएगा नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री के लिए। नाउ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव इज टू बिल्ड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्रेडिट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो लोन वगैरह होते हैं, एंड द राइट इन्फॉर्मेशन बी मेड अवेलेबल बाय NFIR टू द लैंडिंग एजेंसीज। यानी कि बैंक्स वगैरह जो कर्ज दे रहे हैं, आपको लोन दे रहे हैं, उनके पास एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके रिगार्डिंग में, आपकी जो भी क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह रही हो। NFIR will serve as a central repository of financial as well as ancillary information. This will facilitate the efficient flow of credit
प्रमोट द फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फोस्टर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जैसे अगर मैं लोन लेने जाता हूं तो कम से कम इस पर मेरी हिस्ट्री पड़ी होगी पूरी कि मैंने पहले कभी कोई लोन लिया है क्या, क्या उसको टाइमली चुकाया था मैंने या कभी डिफॉल्ट किया। तो नया बैंक जो मुझे लोन देगा वो एटलीस्ट वो क्रेडिट हिस्ट्री देख के ये डिसाइड कर सकता है कि इस बंदे को लोन देना है या नहीं देना है। राइट, तो NFIR अच्छी बात है, इससे हमारे यहाँ पे लोन इजली और जल्दी अवेलेबल होंगे। साथ में डिफॉल्ट के केसेस कम होंगे ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी देखी जा सके कि आप चुका पाएंगे या नहीं। ऑलराइट, और इंक्लूसिवनेस बढ़ेगी, फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस, क्योंकि अधिकतर हमारे फार्मर्स के साथ अभी क्या प्रॉब्लम है कि फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी कम है और वो फंस जाते हैं मनी लेंडर्स के क्लचेस में। ठीक है, सोनार वगैरह जो होते हैं उसमें फंस जाते हैं, वहां पे उनको हर महीने देना पड़ता है 2 से 3% लोन। अगर आपने साल भर रखा तो आपका इंटरेस्ट ही हो जाता है 24 से 36%। उससे तो बेटर है कि अगर बैंक इजिली प्रोवाइड कर पाए, ठीक है, अगर बैंक्स प्रोवाइड कर पाए तो ज्यादा से ज्यादा क्या लेगा, 8% 12% लोन लेगा, वो फिर भी मनी लैंडर से लेने से तो बेटर है ना। यहाँ पे फ्रेंच इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये एक्सपेंड करेगा अपने स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन विद इंडिया, बट यहाँ पर इस कंपनी के बारे में हमें कंसर्न नहीं है। मेन चीज यही है कि हम फ्रांस के साथ क्या देखने को क्या करना चाह रहे हैं। हम करना चाह रहे हैं उनके साथ को डिजाइनिंग, ठीक है, ताकि जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी वर्क किया जा रहा है डिफेंस सेक्टर में उस पर हम को डिजाइनिंग करें, जैसे हमने रशिया के साथ ब्रह्मोस बनाया मिलके, को डिजाइनिंग के साथ को प्रोडक्शन, ठीक है, और साथ में उसको बिल्ड करें। ठीक है, यानी हमें पार्टनर बनना है, हमें आपका कस्टमर नहीं बनना है कि आप राफेल बना लीजिए हम खरीद लेंगे, नो, नॉट दैट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप। यहाँ पे रिफॉर्म्स की बात है तो सेंटर ने काफी रिफॉर्म्स लिए हैं, जैसे पिछले कुछ टाइम में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ठीक है, GST एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था। बट अगेन इनको टाइम टू टाइम रिव्यू करना भी जरूरी है, क्योंकि मैंने इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी के केस में आपको रिलायंस का क्लासिक एग्जांपल बताया था, जहां पर उसने 49,500 करोड़ रुपीस लिए, ठीक है, डिफॉल्ट किया और बाद में सिर्फ 450 करोड़ रुपए चुकाकर, और चुकाए भी नहीं है, वो बस ये कर दिया कि मैं 450 करोड़ रुपए दे पाऊंगा, यानी कि लेस देन 1% दे पाऊंगा, ठीक है, और मेरा लोन सेटल कर दो। यानी कि उसने अपनी कंपनी को दिवालिया कर दिया अंडर IBC कोड। और जो नेगोशिएशन हुए उससे क्या हुआ कि बैंक को सिर्फ 1% की रिकवरी हुई, 99% का लॉस हुआ ना। और ये जो 99% का लॉस है इसी को कहते हैं हेयर कट, जो बैंकों को लेना पड़ता है। और ये 450 करोड़ करोड़ भी ना अगले 1-2 साल में आराम से चुकाए जाएंगे, और विद कंडीशन कि अब इस 450 करोड़ पे कोई फर्दर इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा। राइट, और ये जो कंपनी दिवालिया हुई जिसने इतना बड़ा लोन लिया था, इसको खरीदा किसने इस ऑक्शन में? खरीदा भी अनिल अंबानी के जस्ट बड़े भाई मुकेश अंबानी ने। राइट, और ऐसा ही एक फ्रॉड एक और कंपनी ने किया था, जहां पर सन सन ने कुछ 45,000 करोड़ रुपए का ही लोन लिया बैंक से, ठीक है, उसका डिफॉल्ट कर दिया कि कंपनी दिवालिया हो गई। और फिर एक कंपनी ने लेस देन 1%, वहां भी कुछ 270 करोड़ कुछ चुका के कंपनी को लिक्विडेट कर दिया गया, ठीक है, कि इंसॉल्वेंट हो गई है। और फिर उस कंपनी को परचेज किया एक दूसरी कंपनी ने, एंड जो कंपनी ने परचेज किया, जिसने अब ये सारे एसेट खरीद लिए, वो कंपनी इसी आदमी के फादर की कंपनी है। यानी कि एक सिंपल सी बात हो गई है कि आप मुझे लोन दीजिए, उससे मैं सारे एसेट्स वगैरह बना लूंगा, अपना सेटअप लगा लूंगा, सब कुछ कर लूंगा, उसका कोई प्रोडक्शन नहीं करूंगा। मैं कह दूंगा कि देखिए यहाँ तो कुछ सामान मेरा बिक ही नहीं रहा है, तो मेरी कंपनी दिवालिया हो गई, और ये सारे एस्टेट एक्वायर कर लिए जाएंगे बाय एनी अदर कंपनी। अब वो कंपनी आपके फादर की हो सकती है, आपके ब्रदर की हो सकती है, आपके किसी रिलेटिव की हो सकती है। यहाँ पे भी क्या हुआ, 99% हेयर कट बैंक के, ठीक है। तो अब ये लॉस कोई बैंक का नहीं है, ये लॉस है डिपॉजिटर्स का। ठीक है? अब इस तरह की जब लॉस बैंक सफर करता है तो उसके पास दो ही ऑप्शन रह जाते हैं। पहला, या तो डिपॉजिटर को मिलने वाला इंटरेस्ट रेट घटा दे। आप लोग सेविंग वगैरह करते हो, अपनी सैलरी वगैरह उसमें रखते हो, तो आपको डिपॉजिट रेट घटा दिए जाएंगे आपके लिए। यानी कि अगर आपको पहले 6% इंटरेस्ट रेट मिल रहा था अपने बैलेंस पर, तो अब 4% मिलेगा। क्यों? क्योंकि बैंक लॉस में चल रहा है, प्रॉफिट जनरेट करना है उसे। दूसरा तरीका ये होता है कि आपसे बेवजह कोई ना कोई चार्जेस लिए जाएं, ठीक है, कोई पेनल्टी लगाई जाए आप पे, आपने मिनिमम बैलेंस नहीं रखा, आप ATM के चार्जेस हमने बढ़ा दिए हैं, जबकि आजकल ना के बराबर कोई ATM यूज करता है, सब UPI वगैरह पे शिफ्ट हो चुके हैं। ओके, तो इस तरह से फिर आपसे वसूली की जाती है अपने लॉस की भरपाई करने के लिए। बट लोगों को अंधभक्ति ऐसी चढ़ी है कि वो सरकार से क्वेश्चन ही नहीं करते हैं कि ये कैसा IBC कोड है जिसमें 99% के हेयर कट लिए जा रहे हैं और देश बर्बाद हो रहा है। एनीवे, बोल भी नहीं सकते आप मेन चीज, क्योंकि आज आप अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए कोई एक्शन लीजिए, आप ट्विटर पे पोस्ट कीजिए, नीचे आपको गालियां आ जाएंगी थोड़ी सी देर में, और भर भर के आएंगी। एनीवे, GST की बात करें, जब GST आया था तब बात की गई थी कि धीरे धीरे पेट्रोल, डीजल,
ठीक है, एविएशन टरबाइन फ्यूल, इन सबको भी हम जीएसटी के दायरे में लाएंगे, क्योंकि आज हमारी जो पेट्रोल की प्राइस है ना, उसमें 55% जो प्राइस है वो टैक्स है। इतना महंगा नहीं है क्रूड ऑयल। इवन हम लोग अपने यहाँ से रिफाइन करके बांग्लादेश नेपाल में भेजते हैं, वो लोग हमसे सस्ते में अपना पेट्रोल डीजल बेच रहे हैं जनता को, बट हम लोग ज्यादा में बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसको जीएसटी के दायरे में लाया। जीएसटी में अगर ले आते तो ज्यादा ज्यादा क्या लगता, 28% टैक्स लगता, बट अभी तो लग रहा है 55%। दोनों लगा रहे हैं, सेंटर भी लगा रहा है, स्टेट भी लगा रहा है, और मर कौन रहा है? आम इंसान। राइट, बट दिस इज दिस सिनेरियो कि हमारा मीडिया इट नेवर टॉक अबाउट दीज इश्यूज। अगर वो आईबीसी कोर्ट पर ये फ्रॉड जो चल रहा है बैंकों में, अगर इसके बारे में बात करें, तो वो मीडिया ने बात करना ही बंद कर दिया है। वो दिन भर आपको सचिन दिखाएगा, वो दिन भर आपको सीमा दिखाएगा, बट वो आपको काम की बातें नहीं बताएगा कि किस तरीके से आपका नुकसान हो रहा है। आप टैक्स भर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, आप डिपॉजिट करते हो बैंक में इस उम्मीद से कि हमारा डिपॉजिट सेफ रहेगा या उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, बट वो सब खराब हो रहा है। रिमेंबर दैट पीएमसी बैंक घोटाला महाराष्ट्र में, वहां पर घोटाला हो गया, उसके बाद जनता पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी आरबीआई ने कि 50,000 रुपए से ज्यादा विड्रॉ मत करने देना। भाई, किसी के घर में शादी हो सकती है, किसी की एजुकेशन कॉलेज की फीस भरनी हो सकती है, आप कह रहे हो 50,000 से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते अभी आप, बैंक में घोटाला हो गए, तो आम जनता की गलती है ये। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो वो ठीक ही कहते हैं, झुमका भी इतना ना गिरा बरेली के बाजार में, मीडिया जितना गिर गया मोदी सरकार में। ओके, सो ये हालत है मीडिया की। झूठ का कारोबार, मेरे कंधों पर सरकार, मैं हूं फर्जी पत्रकार। एनीवे, चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर ये बात कर रहे हैं सेकंड जनरेशन रिफॉर्म विच शुड बी डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को जरूरत है कि आप अपने थोड़े जो लेबर लॉज हैं आपके यहाँ के, उनको बेटर कीजिए। आपके यहाँ पर जो लैंड एक्विजिशन वगैरह होता है उसको थोड़ा सा स्मूथ बनाइए। राइट, इस तरह की चीजें करने की। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म है काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होती है। सी, मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है, तो गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करती है और प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट करता है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर अपना इन्वेस्टमेंट कब बढ़ाएगा, वो कब इंक्रीज करेगा? जब वो अपना इन्वेस्टमेंट जब इंक्रीज करेगा ना, जब मार्केट में अच्छा बूम चल रहा होगा। ठीक है, जब प्रॉफिट जनरेट हो रहा होगा, अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, मार्केट में डिमांड है, सेल ज्यादा हो रही है, प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तब प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा। तो ऐसे टाइम पर गवर्नमेंट को अपना इन्वेस्टमेंट कम कर लेना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट शुड रिड्यूस इस इन्वेस्टमेंट। क्यों? ताकि आप अपना फिजिकल कंसोलिडेशन कर सके। कल मैंने आपको बजट में समझाया था फिजिकल डेफिसिट एंड ऑल। हमें फिजिकल डेफिसिट कहाँ लाना है? 3% पे लाना है। बाकी अगले साल का तो गोल हमने रखा है 4.8 4.5 पे लाएंगे, 4.5 या 4.8, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। ठीक है, ऐसे ही कुछ रखा गया। इस साल हमने फिजिकल डेफिसिट अचीव किया है 5.1 का। ठीक है, तो फिजिकल कंसोलिडेशन आप उस वक्त कर लीजिए जब प्राइवेट सेक्टर अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, ताकि हमारा मार्केट अच्छे से चलता रहे। अब अब से इमेजिन कीजिए वो सिनेरियो जब मार्केट में प्रॉफिट नहीं है, मार्केट में मंदी है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को लग रहा है कि यार इस वक्त तो इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, मार्केट से कोई अच्छे रिटर्न आएंगे नहीं। ठीक है, तो अगर ऐसे टाइम पर फिर गवर्नमेंट को अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट की परवाह किए बिना अब आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा दीजिए, अदरवाइज पूरी इकोनॉमी मंदी में चली जाएगी। ओके, तो बात यह है कि प्राइवेट वाले इन्वेस्ट कर रहे हो जब, तब पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी कि गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट अपने आप को रिड्यूस कर लेनी चाहिए, ताकि आप फिजिकल कंसोलिडेशन कर सको ऐसे टाइम पर। क्योंकि प्राइवेट प्लेयर ध्यान दे रहे हैं पूरे मार्केट का, ठीक है, अच्छा चल रहा है सब कुछ। लेकिन जब प्राइवेट प्लेयर अपनी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज कर दें कि यार अभी मार्केट में हमें थोड़ा रिस्क लग रहा है, अभी करना ठीक नहीं है, तो ऐसे टाइम पर फिर गवर्नमेंट को अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा देनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो फिजिकल डेफिसिट थोड़ा सा बढ़ भी जाए तो भी दिक्कत नहीं है। बट अगर दोनों ने एक ही साथ पे घटा दी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, दोनों ने अपने इन्वेस्टमेंट घटा दिए, तो फिर इकोनॉमी पूरी हमारी चली जाएगी डिप्रेशन में। राइट, यानी कि इससे समझिए कि जब प्राइवेट सेक्टर अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट वगैरह दे रहा है, उस टाइम पर आप चाहो तो गवर्नमेंट की तरफ से रिक्रूटमेंट कम कर सकते हो। ठीक है, कि हमें सैलरी पेंशन का खर्चा अभी नहीं बढ़ाना है, अभी हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल रही है सबको। लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब डिक्रीन पे हो ना, डिक्लाइन हो रही हो, उस टाइम पे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में और ज्यादा जॉब्स क्रिएट करे। जबकि हमारे गवर्नमेंट की हाल ये है इस वक्त कि लाखों वैकेंसीज खाली पड़ी हैं हर मिनिस्ट्री में, बट फिल नहीं करनी है। अकेले अगर सारी मिनिस्ट्रीज की आप जोड़ेंगे ना सेंट्रल गवर्नमेंट में, 30 लाख वैकेंसी खाली पड़ी हैं। ठीक है, बट नहीं भरना है। रेलवे में एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्यों? सेफ्टी ऑफिसर्स के 6.5 लाख पद खाली पड़े हुए हैं।
राइट। अभी रेलवे की भर्ती आई है, उसमें उसने कहा कि हमारे पास वैकेंसी तो इमीडिएट वैकेंसी 3.5 लाख की थी, लेकिन हमने वैकेंसी निकाली है सिर्फ कुछ 5,621 लोगों की। ठीक है, सो दिस इज नॉट राइट। इवन सीबीआई सीबीआई ने कहा है कि हमारे यहाँ 24% सीटें खाली पड़ी हैं। ठीक है, 24% जो पोस्ट हैं वो वैकेंट पड़ी हैं सीबीआई में। और ये हर डिपार्टमेंट का हाल है। आई डोंट नो व्हाट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू अचीव बाय कीपिंग ऑल दीज वैकेंसीज अनफुलफिल्ड। ओके, तो ये है आपका काउंटर साइक्लिकल जो कंसेप्ट है, काउंटर साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी। जब प्राइवेट इन्वेस्ट कर रहा होगा तो पब्लिक यानी गवर्नमेंट अपना इन्वेस्टमेंट कम कर देगी ताकि फिजिकल कंसोलिडेशन किया जा सके। और जब प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा होगा तब गवर्नमेंट अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देगी ताकि इकोनॉमी चलती रहे। ठीक है, ये है कंसेप्ट काउंटर साइक्लिकल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ नहीं है, ये बच्चे ने कुछ मॉस्किटो पे टेस्ट किए हैं, बट यहाँ पे मुझे ऐसा कोई टर्म नहीं मिला जो आपको एग्जाम में पूछा जा सके। सिर्फ यहाँ पे इतना है कि ये रिसर्चर फाउंड दैट ए न्यूरोकेमिकल कॉल्ड टैकीकेनाइन। ओके, टैकीकेनाइन इट एक्टिवेटेड द अवर्जन बिहेवियर इन द फ्लाइज। ठीक है, ताकि ये लोग जो थ्रेट वगैरह दिखता है इनको या स्ट्रेस दिखता है उसके अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं। बट आई डोंट थिंक ये वर्ड ऐसा कुछ इतना इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाए एग्जाम में। एर्गोस्फियर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सी, रोटेटिंग ब्लैक होल्स, पहली बात तो इन रोटेटिंग ब्लैक होल्स को हम कहते हैं कर ब्लैक होल्स, KERR। ओके, ये याद रखिएगा। रोटेटिंग ब्लैक होल्स हैव ए यूनिक फीचर, ए रीजन आउटसाइड देयर आउटर इवेंट होराइजन कॉल्ड द एर्गोस्फियर। ठीक है, ये जो इनका आउटर रीजन है ये, ठीक है, इसके अराउंड का जो एरिया है उसको एर्गोस्फियर कहा जाता है। ए रीजन आउटसाइड देयर आउटर इवेंट होराइजन इज कॉल्ड एर्गोस्फियर। A black hole is formed, ये तो हमें पता ही है, जब मैसिव स्टार रन आउट ऑफ फ्यूल टू फ्यूज इट ब्लोज अप लीविंग इट्स कोर टू implode अंडर इट्स वेट टू फॉर्म ए ब्लैक होल। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई ब्लैक होल की जो स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। नाउ एट द सेंटर ऑफ ब्लैक होल, एक सेकेंड यार, the center of a black hole is a gravitational singularity, a point where the general theory of relativity breaks down, or that is where its predictions don't apply. A black hole's great gravitational pull emerges as if from the singularity. The event horizon describes a sphere around the singularity. When anything enters the sphere, it cannot escape unless it travels faster than light। ठीक है, क्योंकि अगर ब्लैक होल के अंदर कोई भी चीज जाती है वो एस्केप नहीं कर सकती जब तक कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ ठीक है, इससे ज्यादा ना हो जाए। ओके, लाइट की स्पीड से अगर ज्यादा होगी उस ऑब्जेक्ट की स्पीड तो ही वो ब्लैक होल से बाहर आ सकता है, वरना एस्केप नहीं कर पाएगा। दिस इज द पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर। नाउ जस्ट बियॉन्ड दिस स्फीयर ए रोटेटिंग ब्लैक होल विल हैव एन एर्गोस्फीयर। A bigger sphere that an object can enter and then leave it if it's fast moving enough but still less than speed of light। ठीक है, एर्गोस्फीयर ये जो रीजन है एर्गोस्फीयर वाला, ठीक है, ये वो रीजन होता है जहां से एक ऑब्जेक्ट एंटर करके वापस भी आ सकता है इफ इट इज मूविंग फास्ट इनफ बट स्टिल स्पीड ऑफ लाइट से लेस हो तो भी। ठीक है, वैसे अगर पूरे ब्लैक होल से किसी ऑब्जेक्ट को बाहर निकलना है तो उसको स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा रखनी पड़ेगी अपनी। लेकिन जो एर्गोस्फीयर वाला रीजन है सिर्फ उस रीजन में ऐसा हो सकता है कि लाइट की स्पीड से कम है उसकी स्पीड, उसके बाद भी वो वहां से बाहर निकल के आ सकता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट इस आर्टिकल में हमें काम के मिलते हैं जो हमारे लिए जानना जरूरी था। एर्गोस्फीयर का नाम दिया क्यों गया? ये वर्ड है एर्गन, एक ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है इट इज पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट मैटर एंड एनर्जी फ्रॉम द एर्गोस्फीयर बट नॉट फ्रॉम बियॉन्ड द इवेंट होराइजन। ओके, जो इवेंट होराइजन है उसी के अगर ये इवेंट होराइजन मान लें तो इसके आउटसाइड वाले एरिया को हम एर्गोस्फीयर कहेंगे। इसमें कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो स्पीड ऑफ लाइट से कम होगी उसकी स्पीड तो भी वो वापस एस्केप कर जाएगा। लेकिन अगर वो इसमें चला गया इवेंट होराइजन में, ठीक है, तो फिर उसको स्पीड ऑफ लाइट से ऊपर की स्पीड चाहिए एस्केप करने के लिए। ठीक है, नाउ यहाँ पे साइंटिस्ट क्या कोशिश कर रहे हैं? Some scientists have suggested using this possibility to send an object into the ergosphere and allow it to accelerate there along the black hole's direction of rotation so that it comes out moving faster, and this energy gain will translate to the black hole losing some angular momentum। Anyway, आगे चलते हैं कि यहाँ पर पाथ टू प्लूरलिस्ट सिविल सोसाइटी, वैसे आर्टिकल तो बकवास था लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट काम की चीजें हैं यहाँ पर। अभी हुआ क्या, जब इनॉग्रल सेशन किया गया ना पार्लियामेंट में,
तो इन लोगों ने सभी को कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी गिफ्ट की, और ये जो कॉपी गिफ्ट की गई उसमें इन्होंने प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड हटा दिया, ये वर्ड नहीं था अभी। ठीक है, जब ये कॉपी डिस्ट्रीब्यूट की गई तो उन्होंने प्रियम्बल से सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड हटा दिया। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, पहले तो प्रीलिम्स के याद रखिएगा, जस्टिस कितनी तरह की मिलती है हमें, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, एंड इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ये इस तरह के क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे गए हैं पहले। ओके, सो ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूं तो प्लीज आपको प्रियम्बल मुंह जबानी रटा होना चाहिए। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आए प्रियम्बल से, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। एनीवे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की हम लोग बातें करते हैं। ठीक है, हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। अब इससे रिलेटेड ना इस पॉइंट को जरा याद रखो, अगर ये पॉइंट आया तो कंफ्यूज करेगा एग्जाम हॉल में। विदाउट इक्वालिटी, ठीक है, विदाउट इक्वालिटी यानी हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी रहे, गरीब अमीर छोटा बड़ा। ठीक है, विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू ओवर द मैनी। अब इस पॉइंट को समझिए, ठीक है, कि इक्वालिटी नहीं है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई अमीर है कोई गरीब है। ठीक है, हमारी जो एंशियंट मिडाइवल सोसाइटी थी, तो उसमें अगर मान लो इक्वालिटी तो है ही नहीं आपकी सोसाइटी में, उसके बाद आपको लिबर्टी दे दी जाए सबको, जिसको जैसे रहना है वैसे रहो, तो उसमें क्या होगा, ऐसी लिबर्टी में रिच या पावरफुल लोग, ठीक है, यही सुप्रीम हो जाएंगे, है ना। मतलब इक्वालिटी है ही नहीं आप सबको, इक्वालिटी इंश्योर करना स्टेट का काम है, गवर्नमेंट का काम है। लेकिन अगर इक्वालिटी नहीं है सोसाइटी में, लेकिन हम आपको लिबर्टी पूरी दे रहे हैं, तो पूरी लिबर्टी दे दी तो ताकतवर आदमी और ताकतवर हो जाएगा, राइट। दिस इज वन पॉइंट। एंड इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी, यानी कि अब मैं आपको इक्वालिटी दे दी स्टेट ने, बट अब लिबर्टी छीन ली आपसे। ठीक है, आपके पास इक्वालिटी है, सब लोग बराबर हो आप, लेकिन लिबर्टी नहीं है आपके पास। तो लिबर्टी नहीं है तो फिर वो तो इंडिविजुअल के सारे इनिशिएटिव ही किल कर देगा। मेरे पास कोई लिबर्टी नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं, हम सब बराबर हैं, बट मेरे पास लिबर्टी नहीं है कि मैं ये काम कर सकूं, तो मेरी जो स्ट्रेंथ है, मेरी जो इनोवेशन करने की इच्छा होगी, मैं वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे पॉइंट है। विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी विल प्रोड्यूस सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू, एंड इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी विल किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव। ठीक है, इक्वालिटी तो दे दी आपने, लेकिन लिबर्टी छीन ली लोगों की, तो वो फिर खुद से कोई इनिशिएटिव ले ही नहीं सकता। क्लियर। तो ये अच्छा पॉइंट था, इसलिए मैंने इसको बस डिस्कस किया आपके साथ। बाकी रही बात सिविल सोसाइटी की, तो ए प्रोग्रेसिव सिविल सोसाइटी इन इंडिया कैन ओनली बी प्लूरल सिविल सोसाइटी। ठीक है, प्लूरल यानी यहाँ जहां पर सबको अपने थॉट्स रखने की आजादी हो। बट इस वक्त जो आजकल माहौल चल रहा है देश में, उसमें क्या है कि सबको फोर्स किया जा रहा है कि सब लोग एक जैसा ही सोचिए, एक जैसा ही ओपिनियन रखिए सभी लोग, अदरवाइज फिर गाली गलौज पे उतर आते हैं लोग, जगह जगह सब जगह यही चल रहा है। ठीक है, तो ए प्रोग्रेसिव सिविल सोसाइटी इन इंडिया कैन ओनली बी प्लूरल सिविल सोसाइटी इफ इट इज स्ट्रक्चर्ड ऑन फ्री एंड इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी कम्युनिटी। ये दो अच्छे पॉइंट्स थे, तो ध्यान रखिएगा, मेंस में कभी काम आएंगे। सूर्योदय स्कीम, आई थिंक हम पिछले 2-3 दिन में कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। सूर्योदय, इसमें आपको रूफटॉप सोलार पैनल लगा के दिए जाएंगे। 1 करोड़ हाउस होल्ड को टारगेट किया जाएगा। ऐसे हाउस होल्ड को टारगेट किया जाएगा जिनका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 300 यूनिट से कम है, राइट। और इंडिया में 86% हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनका कंजम्पशन 100 टू 120 यूनिट्स के बीच में जाता है, तो इजिली आइडेंटिफाई हो जाएंगे ऐसे 1 करोड़ हाउस होल्ड, राइट। इसको आइडेंटिफाई कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी यानी कि एनटीपीसी। क्लियर। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो प्रोवाइड करेगी 60% सब्सिडी, और बाकी 40% करेगा ये, यानी कि जो भी पब्लिक गवर्नमेंट कंपनीज को इंप्लीमेंट कर रही है। ठीक है, ये 40% यूज सर्च करेगी। अब क्या ऐसे हाउस होल्ड जिनका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 300 यूनिट से ऊपर है वो कर सकते हैं? हाँ, वो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये जो 40% वाला खर्चा था वो इंडिविजुअल खुद बियर करेगा। क्लियर, इतना था। इसके अलावा इससे पहले जो स्कीम चल रही थी सोलार के लिए, हमें जो 100 गीगावाट का टारगेट था, उसमें से हम लोग ने 40 गीगावाट का टारगेट रखा था रूफटॉप से अचीव करने का, लेकिन इस 40 की जगह हम कर पाए हैं सिर्फ 12 गीगावाट। ऑलराइट, उसमें से भी आई थिंक हार्डली 2 गीगावाट आई होगी हाउस होल्ड से, बाकी आई है कमर्शियल स्पेस से, जैसे शॉपिंग मॉल्स वगैरह, इन जगहों से। ठीक है, तो ये फर्क है दोनों स्कीम में। 1 करोड़ हाउस होल्ड टारगेट किए जाएंगे, रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, ये आपका सेव कर सकता है साल के 15,000 रुपए। मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल कंजम्पशन आपका लेस देन 300 यूनिट होना चाहिए। इंस्टॉल किया जाएगा मिड साइज सिस्टम 1 से 2 किलोवाट का। दिस कुड मीन कि 1 लाख करोड़ तक का खर्चा हो सकता है, राइट, क्योंकि 1 करोड़ हाउस होल्ड और प्लस
1 लाख रुपए तक का खर्चा हो सकता है ये सिस्टम डेवलप करने में। टोटल हो गया 1 लाख करोड़। सब्सिडाइज किया जाएगा अप टू 40%। ओके। अभी जो स्कीम चलती है ना उसमें 40% किया जाता है, जो नई वाली आई है उसमें 60% सब्सिडी देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। नेट मीटरिंग का भी प्रोविजन किया जाएगा, यानी कि अगर आपके सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है तो आप वो सोल्ड कर देना ग्रिड को, ठीक है, जो भी डिस्कॉम है वो आपसे खरीद लेगी। अबाउट 80 to 85% ऑफ द 25 to 30 करोड़ हाउस होल्ड इन इंडिया यूज 100 to 120 यूनिट्स ऑफ पावर मंथली। सिर्फ 12 गीगावाट अचीव करवाए थे हम पहले से, पहले वाली स्कीम में, जिसमें टारगेट था 40 गीगावाट का, और इस 12 गीगावाट में से भी सिर्फ 2.7 गीगावाट आई थी हाउस होल्ड से, बाकी कमर्शियल बिल्डिंग से आई थी, शॉपिंग मॉल टाइप। ये फिशरमैन का इशू है तमिलनाडु के। द कंटिन्यूइंग अरेस्ट ऑफ द फिशरमैन फ्रॉम तमिलनाडु एंड पुडुचेरी ऑफ श्रीलंका नेवी एंड पाक पे। It also Sri Lanka authorities have also remanded some fishermen in judicial custody for several months। तो ये बहुत बुरी बात है। बट उससे ज्यादा बुरी बात यह है कि confiscation of their expensive fishing nets and vessels। श्रीलंका is under pressure from its northern province fishermen, वही जाफना प्रोविंस वाले, to act against तमिलनाडु fishermen, क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिव बॉटम ट्रॉलिंग करते हैं, ए प्रैक्टिस विच इज बैंड बाय द कंट्री सिंस 2017। बॉटम ट्रॉलिंग ये कि ये आपकी नेट है ना, जाली पकड़ने वाली, ये पूरा इसको नीचे तक ऐसे अपने बोट में से लटका देंगे और ये पूरा नीचे तक इसको पूरा घसीटते हुए लाते हैं सब कुछ। तो उसमें क्या है कि कई बार काफी बायोडाइवर्सिटी टाइप की चीजें होती हैं, जैसे टोटाइज वगैरह भी आ जाते हैं उनके साथ, फिशेस के साथ, ठीक है, आपके कोरल्स वगैरह आ जाते हैं, प्लैंक्टन्स वगैरह आ जाते हैं, तो ये पूरा इकोसिस्टम डैमेज करते हैं। इसलिए इस ट्रॉलिंग को, बॉटम ट्रॉलिंग को बैन कर दिया गया था 2017 में, कि ये पूरा इकोसिस्टम बेकार कर देती है। नाउ जरूरत है इंडिया को इंसेंटिवाइज करे अपने फिशरमैन को टू टेक ए डीप सी फिशिंग अंडर द ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम। ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम जो आई है 2.0 बजट में, ये मैं आपके साथ आज या कल में 1-2 दिन में डिस्कस कर दूंगा मेंस 450 प्रोग्राम में, ठीक है। मेंस 450 प्रोग्राम का पता है सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप उस टॉपिक को वहीं कर लेते हो, तो बार बार आपको न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ना पड़ता है। सिर्फ 1-2 अगर कोई न्यू पॉइंट मिल जाता है तो उसको ऐड करते चलो अपने नोट्स में। इस तरीके से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी से कवर करोगे तो प्री के बाद सिर्फ रिवीजन करना रह जाएगा और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ओके, तभी एग्जाम निकलेगा। अब ये श्रीलंकन वाटर्स में ही क्यों जाते हैं तमिलनाडु के फिशरमैन? एक रीजन तो तमिलनाडु का मैराइन फिशिंग रेगुलेशन एक्ट भी है 1983। ये कहता है कि मैकेनाइज्ड फिशिंग आप कर सकते हो ओनली बियॉन्ड 3 नॉटिकल माइल्स, यानी कि अगर ये तमिलनाडु कोस्ट है तो 3 नॉटिकल माइल्स तक आप मैकेनाइज्ड फिशिंग नहीं कर सकते। नॉर्मल फिशिंग ठीक है, जो छोटे छोटे फिशरमैन करते हैं। मैकेनाइज्ड फिशिंग करनी है तो 3 नॉटिकल माइल से आगे जाइए। अब आगे जाएंगे तो फिर वहां पहुंच ही जाओगे आप, क्योंकि तमिलनाडु के धनुषकोटी से लेके इंटरनेशनल मैरीटाइम बॉर्डर सिर्फ 9 नॉटिकल माइल्स दूर है। तो सिर्फ अगले 6 नॉटिकल माइल ही बच गए उनके पास जाने के लिए, उसके बाद आ गया श्रीलंकन वाटर। तो जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया था फिशरीज का, दैट वुड मीट एवरी 3 मंथ्स, ताकि इस तरह के इशू डिस्कस किए जाएं। बट सच्चाई ये है कि 2016 में बना हुआ ग्रुप, जिसे हर 3 महीने मिलना था, वो मिलता ही नहीं है। बट JVW हेल्ड जस्ट 5 सिटिंग्स, और वो भी आखिरी मीटिंग तो 2022 में हुई थी। जब आप बातचीत ही नहीं करोगे आपस में तो फिर कहाँ से चलेगा? माइक्रो क्रेडेंशियल्स। अब देखिए, माइक्रो से पहले मैक्रो को जानिए। मैक्रो ये होते हैं जो हम लोग आमतौर पर कॉलेज में डिग्री वगैरह लेते हैं, 3 साल 4 साल, ठीक है, उनको कहते हैं मैक्रो क्रेडेंशियल। माइक्रो क्रेडेंशियल इज लाइक कि अगर मुझे आपसे एनिमेटेड वीडियो बनवाना है और या इसकी डिमांड आ रही है, तो आप जाके कहीं पे एनिमेटेड वीडियो का कोर्स कर लीजिए। ये आपकी माइक्रो क्रेडेंशियल्स है, यानी आपने वो स्किल गेन कर ली जिसकी जॉब आपको जरूरत है जॉब लेने के लिए, ठीक है। आजकल जॉब सेक्टर में ऐसा चल रहा है कि कोई मतलब नहीं है आपकी डिग्री से, आप किस इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, आपने डिग्री क्या ली है, डजेंट मैटर। आप बस ये बताइए आपके पास वो स्किल्स है जिसकी जरूरत मुझे है, ठीक है। अगर मुझे आपके साथ आपसे कुछ सपोज 2D एनिमेशन बनवाने हैं, आपके पास अगर ये स्किल है तो मुझे क्या करना, आप कौन से कॉलेज से पढ़े, आपने क्या लिया है, आप बस ये बना सकते हो या नहीं, ठीक है। तो इस तरह की शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग लो, आप स्किल गेन करो, उसको कहते हैं माइक्रो क्रेडेंशियल्स। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया मस्ट प्ले मच मोर एक्टिव रोल इन इंश्योरिंग स्टूडेंट बिकम एम्प्लॉयबल। क्यों? क्योंकि गैप चल रहा है दोनों के बीच में। कॉलेज हमें जो नॉलेज देता है, द नॉलेज वी एक्वायर एंड द नॉलेज वी नीड टू बिकम एम्प्लॉयबल, इसमें गैप है क्लियर। माइक्रो क्रेडेंशियल ही इस गैप को ब्रिज करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हायरिंग प्रैक्टिसेस में भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। वो प्रायोरिटाइज करते हैं स्किल ओवर डिग्री, ठीक है, एंड दिस इज डन बाय एंडोर्समेंट ऑफ क्रेडेंशियल्स। इसलिए माइक्रो क्रेडेंशियल्स ज्यादा राइज पर है।
अच्छे खासे इंजीनियरिंग करे हुए लोग भी कुछ ऐसी स्किल्स ले रहे हैं जिसकी एग्जैक्टली डिमांड है मार्केट में। Now, they are short duration learning activities with proof of specific learning outcomes and definitely outcome होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बस नाम का सर्टिफिकेशन कर लिया। नो, आप मुझे बना के दिखाइए 2D एनिमेशन, अगर आप बना पाते हो तो मैं आपको जॉब देने को तैयार हूँ। वो वाले हाल है। Okay, that are validated through standard and reliable assessment process. Micro credentials are offered online, physical और hybrid mode में ऑफर किए जाते हैं। Micro credentials can also be designed for lifelong learners. They are still developing या आप कह सकते हो evolving। तो इसमें काफी सारे प्लेयर्स आ चुके हैं जैसे edX, Future Learn, they offer micro credentials। तो इसके लिए जरूरत क्या है हमें? हमें जरूरत है क्लियर क्वालिटी बेंचमार्किंग की, ताकि लोग बस बच्चों को ऐसे मूर्ख ना बनाएं। एक क्लियर बेंचमार्क हो कि आप किस तरह की क्वालिटी दे रहे हो, एंड ए रेगुलेशन ऑफ दीज माइक्रो क्रेडेंशियल्स टू प्रिवेंट सिग्निफिकेंट डाइवर्जेंसेस इन लर्निंग आउटकम एंड फैसिलिटेट देयर इजी एंडोर्समेंट इन द वर्क प्लेस एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, इंडिया ये लेकर आया नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, जो कहता है which spells out the learning outcome and corresponding credit a student should accumulate in order to progress to the next level of learning। ठीक है, और इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है माइक्रो क्रेडेंशियल्स का, दैट दे आर पोर्टेबल एंड स्टेकेबल ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म सच एज दिस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। Fostering trust is a key step. They must be aligned with the higher education standards in areas of delivery, assessment, grading, awarding of qualification। ठीक है, तो इनको अलाइन करने की जरूरत है हमें। Integrating the diverse skills as a part of their regular education as they can be stored the credits on the ABC platform for redemption later। अब देखिए, भले ही आप चलिए इस वक्त मान लें कि हम इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप सेकंड ईयर में हो, ठीक है, आईटी वगैरह से कर रहे हो या चलिए इलेक्ट्रॉनिक से कर रहे हो, लेकिन आपका इंटरेस्ट है गेमिंग टाइप की चीजों में, ठीक है, तो गेमिंग से रिलेटेड कि आप कोडिंग करना चाहते हो, गेम बनाते हैं तो ऑब्वियसली बात है उसमें कुछ कोडिंग लगती है, कुछ एल्गोरिदम लगती है, तो आप ये चीज आपने कॉलेज के साथ साथ सीख ली, ठीक है, तो इससे आपको क्रेडिट अर्न होंगे, ठीक, आप कुछ क्रेडिट अर्न करोगे जो आपके क्रेडिट बैंक में रखे जाएंगे, ओके, एक डिजिटल टाइप की चीज में, ताकि आगे चल के इन क्रेडिट्स के दम पे आप ये शो कर सको कि मैंने सिर्फ कॉलेज से डिग्री नहीं ली है, मैंने और भी कुछ सीखा है। तो ये क्रेडिट आपके जितने हाई होते जाएंगे उतनी ज्यादा बेटर आपके एम्प्लॉयबिलिटी की चांसेस होते जाएंगे। With the focus of national education policy on providing skilled education to students right from school to the higher level, and with employers looking for young employees with adequate skills and competencies to boost productivity, learners are increasingly viewing micro credentials as a value-added advantage। Okay, यहाँ पे भाई इसराइल का काम है यार, अकाउंटेबल आईसीजे का जो जजमेंट आया है। देखिए, मैं तो वैसे प्रेफर नहीं करूंगा कि उस चीज़ को और ज़्यादा डेप्थ में जाया जाए, क्योंकि यूपीएससी इतना एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं पूछता है आपसे एग्जाम्स में, वो आपसे एक स्टूडेंट की तरह ही पूछता है। बट एनीवे, उसके बाद भी एक बार चलिए देख लेते हैं, इग्नोर करना भी ठीक नहीं है। The pivotal function of the international law is to hold states accountable. The historic decision of ICJ against Israel must be seen in this light। साउथ अफ्रीका लेकर गया था डिस्प्यूट को कि जेनोसाइड कर रहा है इसराइल, एंड दिस इज द वायलेशन ऑफ Genocide Convention 1940 Act। While ICJ is yet to rule on whether Israel is committing or has committed genocide in Gaza, उसने इंडिकेट किया है एक इंतरिम ऑर्डर के थ्रू टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ द पार्टीज अंडर जेनोसाइड कन्वेंशन। ठीक है, तो उसने इसराइल को ये कहा है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप अगर आप नहीं भी कर रहे हो अब तक, तो एटलीस्ट आप प्रोटेक्ट भी कीजिए कि ये चीज ना हो, क्योंकि उनके डिफेंस मिनिस्टर ने बोल दिया था कि हमें पूरा गाजा ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए। तो इस तरह की चीजें ठीक नहीं है। ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि ह्यूमैनिटेरियन कैटेस्ट्रोफिक सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त गाजा में, 25,000 से ज़्यादा लोग मरे हुए हैं। प्रोविजनल मेजर कोर्ट ने इंडिकेट किया है दैट आईसीजे शुड हैव प्राइमा फेसी जुरिसडिक्शन। ठीक है, सेकंड इज देयर मस्ट बी ए लिंक बिटवीन द मेजर एंड द एप्लीकेंट रिक्वेस्ट एंड राइट टू बी प्रोटेक्टेड। थर्ड, द राइट्स दैट द एप्लीकेंट वांट टू प्रोटेक्ट एंड प्लॉसिबल, यानी साउथ अफ्रीका क्या राइट्स प्रोटेक्ट करवाना चाह रहा है वो क्लियर होना चाहिए इसमें। फोर्थ, ए रिस्क ऑफ इररेपरेबल प्रेजुडाइज इफ द प्लॉसिबल राइट इज नॉट प्रोटेक्टेड, क्योंकि वो एक प्रेजुडाइज क्रिएट हो ही गया वहां पे गाजा के लोगों के खिलाफ। Prejudice should be capable of materializing before the final determination or adjudication of the dispute। तो ये कुछ conditions दी हुई हैं, बट मैं नहीं कहूंगा कि इसको याद रखने की जरूरत है आपको। ICJ held that it has jurisdiction over the dispute under Article 9 of the Genocide Convention। तो ये तो ICJ ने एग्री किया है एटलीस्ट कि मेरी jurisdiction तो है इस चीज पर। Now, ICJ's jurisdiction in this case is restricted to issues under Genocide Convention। लेकिन ये jurisdiction सिर्फ उन्हीं issues पर है, उन्हीं issues पर लागू होती है जो Genocide Convention के अंडर में आते हैं। Okay, it has no jurisdiction over the war crime,
और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एलिजिबली कमिटेड बाय इजराइल इन गाजा, उसकी जुरिस्डिक्शन सिर्फ जेनोसाइड पर है, वॉर क्राइम या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी पर नहीं। ICJ held that Palestinians appear to constitute a distinct national, ethnic, racial, or religious group and therefore are protected entity within Article 2 of Genocide Convention. अब ये जेनोसाइड दो तरीके से होता है, एक फिजिकल एक मेंटल। अब फिजिकल तो चलो दिख रहा है सबको, कितने लोग मर रहे हैं क्या हो रहा है, लेकिन ये जो मेंटल है ना, ये डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है ये प्रूव करना कि मेंटली भी जेनोसाइड हो रहा है। आईसीजे नोटेड स्टेटमेंट्स ऑफ सेवरल इजरायली सीनियर ऑफिशियल, जैसे वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कंप्लीट सीज ऑफ गाजा, तो इसराइल ने कहा इस तरह के स्टेटमेंट देना ठीक नहीं है आपके मिनिस्टर का। आईसीजे हेल्ड दैट देयर वाज ए रियल एंड इमिनेंट रिस्क ऑफ इररेपरेबल प्रेजुडाइज्ड। वाइल आईसीजे अनलाइक यूक्रेन वर्सेस रशिया केस जहां पर उसने कहा था कि बंद कीजिए मिलिट्री ऑपरेशन, आईसीजे ने यहां पर नहीं कहा है कि सीज द मिलिट्री ऑपरेशन इन गाजा। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि चलिए शुरुआत तो हमास ने की थी अटैक करके, ठीक है, तो उसने इस केस में मिलिट्री ऑपरेशन रोकने को नहीं कहा। यूक्रेन वॉर में उसने रशिया को कहा था आप मिलिट्री ऑपरेशन रोकिए। इसने इंडिकेट किए 6 प्रोविजनल मेजर। फर्स्ट, टेक ऑल मेजर्स नॉट जस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ जेनोसाइड बट ऑल्सो पब्लिक इंसाइटमेंट टू कमिट जेनोसाइड, यानी कि अपने मिनिस्टर्स ऑफिशियल्स वगैरह को कंट्रोल कीजिए, इस तरह की स्टेटमेंट ना दे। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, एंश्योर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस रीच टू गाजा, दैट इज सेकंड पॉइंट। थर्ड, प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंसेस रिलेटेड टू एलिगेशन ऑफ जेनोसाइड। अब अगर ऐसे कोई जेनोसाइड इजरायली आर्मी कर भी दे तो आपको लगता है कि वो उसके एविडेंस भी प्रोटेक्ट करेगी, जैसे इनके कहने पे। एंड सबमिट ए रिपोर्ट टू द कोर्ट ऑन ऑल द मेजर्स जो भी आपने लिए हैं। So, as an arbiter, ICJ has also said that all parties involved in Gaza Strip conflict are bound by international humanitarian law. So, the ICJ decision is binding on Israel. Okay, but वो UN Security Council veto कर ही देगा US के थ्रू। साउथ अफ्रीका डिजर्व ऑल एक्कोलेट्स फॉर शोइंग द करेज टू बेल द कैट। अब इस पॉइंट को ना, ये साउथ अफ्रीका ने जो किया है ना, इसको आप ब्रिक्स पे अगर क्वेश्चन लिखो तो जरूर लिखना कि ब्रिक्स सिर्फ नाम का नहीं है, उसमें जो पार्टनर्स हैं वो वाकई वर्ल्ड पीस में बिलीव करते हैं, ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं, और साउथ अफ्रीका ने दिखाया एज एग्जाम्पल विद केस अगेंस्ट इजराइल इन आईसीजे। ठीक है, इसी तरीके से पॉइंट्स बनाए जाते हैं मेंस में, सब कुछ रटा रटाया नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये 4 पॉइंट्स हैं जो ऑब्जर्व करे हैं आईसीजे ने, तो ये अपने नोट्स में ऐड कर लेना। अब मैं आपको अभी एक मेंस 450 प्लस में अगला लेक्चर देने वाला हूं जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, पंचायत एंड हमारी म्यूनसिपैलिटीज, इनके फाइनेंसेस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और वही आया है आज भी कि पंचायत अपने जो टोटल खर्चा होता है ना, जो पैसा टोटल उसके पास आता है खर्च करने के लिए, उस पैसे का हार्डली 1% खुद के रेवेन्यू से जनरेट करता है। वो पूरी तरीके से सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड है ग्रांट्स के लिए। जैसे यहाँ देखिए, रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ पंचायत इन 22-23, सेंटर गवर्नमेंट से कितना ग्रांट मिला? 24,000 करोड़ से ज्यादा, स्टेट गवर्नमेंट से 8,000 करोड़ से ज्यादा, और खुद के नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी कि जो सर्विसेज ये लोग खुद प्रोवाइड करती हैं पंचायत वगैरह, जस्ट 1500 करोड़, और टैक्स रेवेन्यू जस्ट 737। ये सभी पंचायतों का है पूरे इंडिया लेवल पे। ठीक है, तो आप देख रहे हो लेस देन 1% टैक्स खुद जनरेट कर रहे हैं। उसी तरीके से ये है एवरेज रेवेन्यू पर पंचायत, सेंटर से इतना मिल रहा है, स्टेट से इतना मिल रहा है, बट खुद से जनरेट कुछ नहीं कर रहे हो आप। सिमिलरली चार्ट शो रेवेन्यू पर पंचायत एज इन परसेंटेज टर्म, तो 80% और यहाँ से 15%, ऑलमोस्ट आप 95% तो सेंटर स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड हो, हार्डली आप कहीं 5% खुद से जनरेट कर रहे हो। और खुद से जनरेट नहीं कर पाओगे तो ये डिपेंडेंसी, ये जो फंड आते हैं ना सेंटर स्टेट गवर्नमेंट से, ये अधिकतर टाइट फंड आते हैं। जैसे आपको सैनिटेशन से रिलेटेड कोई स्कीम इंप्लीमेंट करनी है तो उससे फंड आ गया, मनरेगा स्कीम है उससे रिलेटेड फंड आ गया, ये सब टाइट फंड्स होते हैं, तो फिर आप डेवलपमेंट कैसे प्लान कर पाओगे अपने विलेज की? राइट, और ये सारे पॉइंट इक्वली वैलिड हैं अर्बन लोकल बॉडीज के लिए भी, वो मैं आपको जल्दी मेंस पे लेक्चर दूंगा 1-2 दिन में उस पे। ओके, द चार्ट शोज द एवरेज रेवेन्यू पर पंचायत। नाउ सी, एवरेज रेवेन्यू पर पंचायत दिख रही है ये लाख रुपए में, मोर देन 60 लाख केरल ने जनरेट किया, कर्नाटका मोर देन 30 लाख, बट लुक एट दी स्टेट्स लाइक गुजरात, हरियाणा, बहुत पुअर हाल है इनके। ठीक है, इवन सिक्किम इज डूइंग बेटर देन गुजरात हरियाणा। और तो इसको हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे, 1-2 दिन में आ जाएगा लेक्चर। पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन सेफ। अब देखिए एक कंसेप्ट यहाँ पे आएगा डार्क वेब का या डार्क नेट का। ठीक है, इस पे ऑलरेडी आपको पहले लेक्चर दिया जा चुका है मीन्स 450 प्लस में, और वो सबके लिए ओपन भी है, वो आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाएंगे अंडर SNT, तो उसमें आपको मिल जाएगा डार्क वेब पे।
ठीक है, वो कर लेना वहां से। डार्क वेब भी और डीप फेक भी, ये दोनों लेक्चर वहां पर मैंने बनाए, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। नाउ रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने फिक्स किया है कुछ क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी अपने ऑनलाइन पोर्टल में, आफ्टर रिसर्चर्स ने बताया था सर्ट इनको, जो पूरा साइबर सिक्योरिटी अटैक वगैरह का देखता है। ठीक है, कि काफी सारे लोगों की जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है वो एक्सपोज हुई है। आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस एक्सेट्रा ऑफ मोर देन 98 लाख डायरेक्टर्स ऑफ इंडियन कंपनीज। अभी सब बड़े लोग हैं, इनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस तरीके से लीक हो रही है। ठीक है, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन ये क्या होती है, इसको समझते हैं पहले। यानी कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिनसे आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये कौन सा इंडिविजुअल है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज पीआईआई। It is any data or information maintained by an organization or agency that can be potentially used to identify a specific person. अब अगर आपके पैन कार्ड है किसी का, तो आप जान सकते हो कि ये कौन सा आदमी है, राइट। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, कम्युनिकेशन एड्रेस या बायोमेट्रिक्स, ठीक है, ये सब आता है पीआईआई की कैटेगरी में, दैट इज पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन। उसी तरीके से नॉन पीआईआई भी हो सकती है। दे वर्क इन टेंडम विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल, जैसे फोटोग्राफिक इमेजेस, उसकी प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, जियोग्राफिक इंडिकेटर, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, मेडिकल रिकॉर्ड एटसेट्रा। While the access to one set of PII may be enough to comprise online security, ठीक है, अगर मेरे पास आपकी आधार आईडी आ गई है, पैन कार्ड आ गया, तो एक ही सेट काफी है मेरे लिए आपकी आइडेंटिटी पता करने का। ठीक है, जस्ट वन सेट। Access to multiple database can be used to identify and target individual. Now, what is the difference between sensitive and non-sensitive PII? See, non-sensitive one is publicly available information, ठीक है, जो सबके पास होती है। जैसे सेलिब्रिटीज के नाम सबको पता है, ठीक है, वो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड दे कैन बी स्टोर्ड एंड ट्रांसमिटेड अनएनक्रिप्टेड, ठीक है। दे कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल। तो अब आप किसी का मोबाइल नंबर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव पीआईआई मानोगे या नॉन सेंसिटिव? ऑब्वियसली सेंसिटिव, राइट। लेकिन उसका फोटोग्राफ है, क्या वो सेंसिटिव मानेंगे या नॉन सेंसिटिव? सब जगह अवेलेबल है एक इंडिविजुअल का फोटोग्राफ, तो उसको सेंसिटिव में नहीं रखेंगे हम, ठीक है। सेंसिटिव पीआईआई आर यूज्ड, sensitive PII when exposed can be used to identify individual and potentially cause harm, like like उसके बैंक अकाउंट या उसके अदर डिजिटल अकाउंट की डिटेल्स। व्हाट आर द रिस्क ऑफ पीआईआई एक्सपोजर? ऑब्वियसली साइबर अटैक हो सकते हैं उसके, weaknesses in digital infrastructure and so on. Threat actors may also use such information to obtain cellular connection. जैसे अगर किसी सेलिब्रिटी का आधार कार्ड आ गया, तो उसके नाम पे किसी और ने सिम कार्ड इशू करा लिया, ठीक है। क्रेडिट कार्ड ऑब्टेन कर सकते हो किसी के नाम पे, आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो सिक्योरिटी ऑफ एन इंडिविजुअल डिजिटल अकाउंट। एंड ये थ्रेट एक्टर्स कैन ऑल्सो सेल पीआईआई इन्फॉर्मेशन ऑन डार्क वेब, ये डार्क वेब, ठीक है, इसलिए मैंने इसको एक सेपरेट लेक्चर किया था इस पे। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सब बातें हवा में हो रही, ऐसे इवेंट्स हुए हैं। 2023 में एक रिपोर्ट आई थी कि एक बॉट है टेलीग्राम पे, इट इज रिटर्निंग द पर्सनल डेटा ऑफ इंडियन सिटीजन जिन्होंने रजिस्टर किया था कोविन पोर्टल के साथ, ठीक है, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो रही थी टेलीग्राम से। सिमिलरली एक अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी एजेंसी कंपनी ने कहा था कि पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ 81 करोड़ इंडियन सिटीजन इंक्लूडिंग देयर आधार नंबर एंड पासपोर्ट डिटेल्स वर बीइंग सोल्ड ऑन डार्क वेब। कुछ लोगों ने एक्सेस कर लिया, ठीक है, हैक कर लिया, सब डिटेल निकाल लिया आपके आधार कार्ड की, पासपोर्ट डिटेल की, और डार्क वेब पर सेल भी कर रहे हैं किसी थर्ड कंपनी को या थर्ड पर्सन को। ओके, और वो भी 80 करोड़ हिंदुस्तानियों की। बट हमारी मीडिया ने कुछ नहीं दिखाया ऐसा, ठीक है, ये अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने क्लेम किया था। ओके, और गवर्नमेंट ने दोनों ही केस में क्या किया? डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर आपने डिनाई कर दिया तो फिर आपको क्या जरूरत थी इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करने की? ठीक है, आपने डिनाई कर दिया पहले कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, फिर आपने इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की और उसमें आपने कहा कि एक लड़का पकड़ा गया है बिहार से, वो भी जुवेनाइल था। A data breach was also reported in Rail Yatri platform in January 2023. 45% of Indian businesses experience more than 50% in cyber attack. अब मैंने आपको बताया था HCL, टाटा, टीसीएस, इन सब के पास साइबर अटैक हुए, रैंसमवेयर के केसेस आए, और खुद अपनी एम्स की वेबसाइट हैक हुई पड़ी थी 3 दिन तक, रैंसमवेयर अटैक वहां भी हुआ था। ठीक है, अब देखिए आप एक काम कीजिएगा, जब आप वेबसाइट खोलते हो ना, उसको यूआरएल बोलते हैं, ठीक है, जैसे फलाना फलाना www-डॉट कॉम, ठीक है, वो पूरा यूआरएल कहलाता है। उसके स्टार्टिंग में एचटीटीपी यूज होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस एचटीटीपी में देखिएगा कि क्या उसमें एचटीटीपी लिखा है सिर्फ, या एचटीटीपीएस लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये जो एस है ना यहाँ पर, वो स्टैंड करता है सिक्योर के लिए।
एंड इज यूज बाय लेजिटिमेट वेबसाइट टू सिक्योर कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनसिक्योर्ड कनेक्शन। ठीक है, तो जिस वेबसाइट पे एस यूज हो रहा हो समझ जाइएगा कि वो ज्यादा सिक्योर है, HTTPS। सम ब्राउजर ऑल्सो यूज लॉक सिंबल इन URL बार टू सिग्निफाई दैट द वेबसाइट इज सिक्योर। अगर आप पब्लिक प्लेस में जाते हो, जैसे आप रेलवे स्टेशन का वाईफाई एक्सेस कर रहे हो अगर, तो यूज कीजिए, अपने फोन में जाके सेटिंग कर लिया कीजिए VPN की। क्योंकि यूज ए VPN बाय एक्सेसिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यूजिंग पब्लिक नेटवर्क। अगर आप रेलवे स्टेशन पे हो, रेलवे के वाईफाई को यूज कर रहे हो और वहां पे आप UPI पेमेंट कर रहे हो, तो प्लीज VPN यूज कीजिए। ये वही है, यूएस स्ट्राइक ईरान ने वॉर्न किया है अगेंस्ट थ्रेटनिंग शिप्स। ठीक है, वही इशू है। रशियन मिनिस्टर साउथ कोरिया की विजिट पे गए, क्यों? क्योंकि साउथ कोरिया बड़ा वरी है नॉर्थ कोरिया की हरकतों से। तो बेटर है कि नॉर्थ कोरिया के रिलेशन रशिया और चाइना के साथ अच्छे हैं ना, तो इनके साथ भी इंगेजमेंट करता रहे साउथ कोरिया और जापान। सिर्फ ये ना सोचे कि हम यूएसए के साथ रहेंगे तो चलता रहेगा, उससे तो लड़ाई बढ़ जाएगी। ठीक है, कम से कम ये दोनों नॉर्थ कोरिया के दोस्त हैं ना, तो इन दोनों कंट्रीज को इस रीजन में जो है, इनको इनके साथ भी इंगेज करते रहना चाहिए कि जरा नॉर्थ कोरिया को रिस्ट्रेन करके रखिए, सनकता क्यों रहता है बार बार। नॉर्दर्न आयरलैंड लीडर, ये यूनिटी वोट की बात हो रही है। अब देखिए, आयरलैंड ना, एक तो है छोटा सा जिसको हम मेनलैंड आयरलैंड बोलते हैं, एक है ऊपर छोटा सा हिस्सा जिसको हम कहते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड। ये जो आप क्रिकेट वगैरह देखते हैं, बैन स्टोक्स, इयोन मार्गन, ये आयरिश पीपल है दोनों। ये आयरलैंड से आते हैं, इंग्लैंड के लिए सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। उसी तरह यहाँ पे आ जाता है आपका प्रॉपर इंग्लैंड। ठीक है, उसी के साथ एक छोटा सा राजघराना जुड़ा हुआ है, वेल्स। और ऊपर आपका आ जाता है यहाँ पे स्कॉटलैंड। तो इन लोगों को यूनाइटेड किंगडम बनाना था ना, तो इन्होंने ये सब तो मर्ज किया, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड एक साथ। इन्होंने नॉर्दर्न आयरलैंड, आयरलैंड का भी थोड़ा सा हिस्सा लेकर पूरा बना दिया यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये आयरलैंड चाहता है कि नॉर्दर्न आयरलैंड उसके साथ मर्ज हो जाए। तो अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, तो ऐसे कुछ आपके काम की जानने की चीज नहीं है। पहले कोशिश की गई थी कि 1 लाख करोड़ तक का खर्चा है। ठीक है, इसमें करीब 81% लोन जापान के जीका बैंक ने दे दिया। ठीक है, और उसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात सरकार बच गई। तो इन लोगों ने कहा ठीक है, बाकी का हम दोनों आपस में शेयर कर लेंगे। तो ये प्रोजेक्ट काफी ड्रेल होके चल रहा है, 2022 तक तो तैयार ही हो जाना था, बट हम 2024 में आ गए उसके बाद ही। और बुलेट ट्रेन की स्पीड होगी 320 किलोमीटर पर आवर। 25,000 करोड़ एलोकेशन इन द इंतरिम बजट, ये बजट में एलोकेशन किया गया है 25,000 करोड़ का, अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक चलेगी। और अब कोशिश है कि 2026-27 तक हो जाए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि गुजरात इलेक्शन के टाइम तक ही कंप्लीट होगी है। इस वक्त हमारे यहाँ जो भी हो रहा है सब इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए होता है। वैकेंसी भी आती है आपकी जॉब्स की, तो वो एग्जाम, चुनाव को ध्यान में रखते हुए आती है। इसके लिए अलग से SPV व्हीकल बनाया गया, दैट इज स्पेशल पर्पस व्हीकल, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। प्रोजेक्ट बाय द रेलवे मिनिस्ट्री। रेलवे मिनिस्ट्री का इसमें 50% स्टेक होल्डर है, और स्टेट गवर्नमेंट दोनों, महाराष्ट्र गुजरात, 25-25% इक्विटी उनके पास है। ओके, लैंड एक्विजिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है 100%, तो अब शायद काम तेजी से होगा। 1.08 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है। 350 किलोमीटर गुजरात से गुजरेगा और 156 महाराष्ट्र से गुजरेगा। सॉफ्ट लोन दिया था जीका ने, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी ने। 81% फंडिंग उसने दी है कंस्ट्रक्शन की। 10,000 करोड़ रेलवे मिनिस्ट्री देगी, एंड 5,000 करोड़ दोनों गवर्नमेंट, गुजरात भी देगी और महाराष्ट्र भी देगी। पर देखिए, महाराष्ट्र को 5,000 करोड़ देना है ईच, दोनों स्टेट को। पर महाराष्ट्र ने आज तक सिर्फ 6 करोड़ ही दिए हैं अभी तक, बहुत स्लो चल रहा है वो। और ओवरऑल कंप्लीशन भी अगर प्रोजेक्ट का देखें अभी, तो सिर्फ 40% ही हो पाया है। थोड़ा हम अनरियलिस्टिक टारगेट भी सेटअप कर लेते हैं। ओके, द हिंदू हो गया। लेट्स स्टार्ट विद इंडियन एक्सप्रेस। इसमें क्या काम का है देख लेते हैं, और रिवर्स ही चल देते हैं। पॉलिटिकल न्यूज में नहीं जाना है। यहाँ पे बस एक फॉर्डर पॉइंट की तरह यूज करना है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड AI एडिंग द डायरेक्ट टैक्स कंप्लायंस। क्योंकि हमारे यहाँ डायरेक्ट टैक्स पेयर काफी बड़े हैं पिछले कुछ सालों में। ठीक है, इस बार हमारे यहाँ करीब करीब 9.5 करोड़ लोगों ने डायरेक्ट टैक्स भरा है। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स। जबकि इनकम टैक्स हमारे यहाँ हार्डली कोई 4% लोग भरते थे 2014 से पहले। तो कंप्लायंस बढ़ा है, और उसमें टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ऐड किया है। ठीक है, मदद की है। तो बस उसको एज अ फॉर्डर पॉइंट यूज कीजिएगा। नॉर्दर्न आयरलैंड वाला सीन हमने देख ही लिया, उसमें क्या था। ये गवर्नमेंट डेट वगैरह ये सब मत पढ़ा कीजिए, ये आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, हमें सिर्फ एक फॉर्डर मटेरियल की तरह काम करता है। कल ही मैंने आपको समझाया है ये गवर्नमेंट डेट वगैरह। बाकी जो रिवीजन सीरीज चल रही है उसमें भी हम लोग ये दोबारा देखेंगे, गवर्नमेंट डेट वगैरह इकोनॉमी की।
व्हाट चेंजेस सीबीएसई हैज प्रपोज फॉर क्लास 10 और 12? कल हम देख चुके थे। क्लास 10th में आपके पास 5 सब्जेक्ट होते थे, अब से 10 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। पहले आप 2 लैंग्वेज पढ़ते थे, अब आपको यहाँ पे 3 लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, और इस 3 में से एटलीस्ट 2 नेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए इंडिया की, ठीक है। उसी तरह क्लास 12 में 5 सब्जेक्ट होते थे, अब आपको 6 सब्जेक्ट में पास होना होगा, और यहाँ पर भी आपको एटलीस्ट 2 लैंग्वेज पढ़नी होगी, जिसमें से एक नेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए। बाकी एक आप स्पेनिश और जो भी देखना हो वो सब सीख सकते हो, ठीक है। तो ये सिर्फ प्रपोजल्स हैं, अभी लागू नहीं हुए, और ना आपको ऐसा कुछ जानने की ज़रूरत है उसमें। यहाँ पे ये जो आदमी है मिस्टर अशोक गुलाटी, ये सिर्फ कंपैरिजन ही करते रहते हैं, 10 साल यूपीए के वर्सेस 10 साल एनडीए के। ओके, तो आपसे कोई कभी एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाएगा। अगर जानना भी है तो यूपीए के टाइम ग्रोथ रेट ज़्यादा रही थी एज कम्पेयर टू एनडीए, की ग्रोथ रेट ज़्यादा रही थी। इसके टाइम पे ग्रोथ रेट थोड़ी सी कम रही है। इन्फ्लेशन इनके टाइम ज़्यादा था। ऑब्वियसली बात है, जब ग्रोथ रेट हो रही है, हाथों में पैसा आ रहा है, तो डिमांड बढ़ेगी मार्केट में, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो इन्फ्लेशन भी हाई था इनके टाइम पे, जीडीपी ग्रोथ रेट भी कम है, तो इन्फ्लेशन भी कम है, ठीक है। लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यूपीए के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट कम था, अभी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बट गवर्नमेंट कहती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है, सिर्फ 3.5% है, जबकि ऐसा नहीं है। इवन फॉरेन एजेंसी यानी कि हमारा जो आईएलओ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी कहता है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। गवर्नमेंट कहती है सिर्फ 3.5% है, बट सच्चाई सबको पता है। बट डिलीवरी बॉय बनाना या पीएम स्वनिधि स्कीम जैसे चला के आप बच्चों को मोमोज के ठेले लगवा दो, पकौड़ा तलने का एम्प्लॉयमेंट का, तो वो एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, वो सब जीविका होती है, उसे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहते, ठीक है। डब्ल्यूटीओ का डिस्प्यूट सेटलमेंट, इससे रिलेटेड हमने एक बार बात की थी कि यूएसए के अगेंस्ट काफ़ी सारे केस आते हैं, ठीक है, कि ये कुछ गलत मेजर्स ले रहा है जो डब्ल्यूटीओ के नॉर्म से को काउंटर करते हैं। तो यूएसए इतना परेशान हो गया था, उसके अगेंस्ट में इतनी ज़्यादा जजमेंट आने लगी थी कि 2019 के बाद से उसने यहाँ पर जो एपिलेट ट्रिब्यूनल पैनल होता है यहाँ पे, उसमें अपॉइंटमेंट ही नहीं होने दी जजेस की। और पिछले 3-4 साल से ये पूरा जो एपिलेट बॉडी है इसकी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की, वो सब ठंडी पड़ी हुई है। ओके, तो 13th मीटिंग होने वाली है डब्ल्यूटीओ की आबू धाबी में। यहाँ पर डब्ल्यूटीओ का डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, इस पे बात होगी। इसमें ना 2 टियर होते हैं, एक होता है पैनल, एक होता है एपिलेट बॉडी। ऑब्वियसली बात है कि पैनल से जो डिसीजन आएगा उसकी अगर अपील करनी है तो एपिलेट बॉडी में चले जाना। एपिलेट बॉडी हर्ट्स द अपील फ्रॉम डिसीजन रेंडर्ड बाय डब्ल्यूटीओ पैनल्स। इट इज अ परमानेंट जुडिशियल बॉडी ऑफ 7 इंडिपेंडेंट मेंबर्स। लेकिन इनके अपॉइंटमेंट ही नहीं हुए हैं सिंस 2019। क्यों? क्योंकि यूएस काफ़ी सारे केसेस हार गया था इसमें, तो उसने ब्लॉक कर रखी है इनकी अपॉइंटमेंट एज अ न्यू मेंबर। ओके, क्योंकि यहाँ पर न्यू मेंबर की जो अपॉइंटमेंट होगी ना, उसमें ज़रूरत है कि आपको सर्टेन परसेंटेज ऑफ वोटिंग चाहिए। जैसे आप सपोज कीजिए कि करीब 85% कुछ वोटिंग चाहिए होती है इसकी अपॉइंटमेंट के लिए, और यूएसए अकेला 16% होल्ड करता है वोटिंग राइट्स यहाँ पर। अब जिसके पास 16% वोटिंग राइट है, अब आपको कोई अपॉइंटमेंट करने के लिए 85% वोट शेयर चाहिए, तो इस 16 के बिना 85% वोट शेयर ले आओगे? नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि बाकी सारे मेंबर्स के पास मिला के 84% वोटिंग राइट्स हैं, इसके अकेले के पास 16% वोटिंग राइट्स है। इसलिए यूएसए ने ब्लॉक कर रखी है इनकी अपॉइंटमेंट, कि ब्लॉक करने के लिए आपको 85% वोट्स चाहिए, और मेरे पास 16 हैं, तो मेरे बिना अपॉइंटमेंट हो ही नहीं सकता। तो 12th मीटिंग जब हुई थी, अब 13 होने वाली है, जो 12th हुई थी पिछली बार, उसमें इन्होंने रिजॉल्व किया था सबों ने कि हम क्रिएट करेंगे फुली फंक्शन डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म बाय 24। ओके, इंडिया ने भी यही कहा कि ये बॉडी रिस्टोर होनी चाहिए, बट यूएसए मूड में नहीं दिख रहा। तो अब इसमें 2-3 ऑप्शन बचते हैं कि हम क्या करें फिर। फर्स्ट ऑप्शन कि आप ज्वाइन कर लीजिए यूरोपियन यूनियन लेड मल्टी पार्टी इंटरिम एपिलेट आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट। इन्होंने एक टेम्पररी अरेंजमेंट की है यूरोपियन यूनियन ने, दैट इज मल्टी पार्टी इंटरिम अपील arbitration arrangement which formalizes the mechanism for arbitration. But this MPIA procedure is quite like one that appellate board follow करता है जो WTO का। फर्स्ट, एक तो ये वॉलेंट्री नेचर का है, इट मीन्स ईच MPIA ट्रिब्यूनल वुड बी एन अडॉक वन। ठीक, MPIA अवार्ड्स आर बाइंडिंग एंड नॉट रिक्वायर्ड टू बी अडॉप्टेड बाय ऑल WTO मेंबर्स। जब वो अडॉप्ट ही नहीं करेंगे बाकी मेंबर्स, तो फिर उसका फायदा क्या? ठीक, ये सब इस राइटर के सजेशन है कि जब तक अगर यूएसए ब्लॉक करके ही रखना चाहता है तो कम से कम हम कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढ के निकालें। तो वो फर्स्ट है। दूसरा, एक डायल्यूटेड एपिलेट बोर्ड बना लेते हैं जो यूएसए अपोज ना करे, ताकि इसमें लिमिटेड पावर से काम कर सके।
But a diluted appellate body will be antithetical to the role of WTA. Law expects the DSM to play to provide security and predictability to multilateral trading regime. थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन है कि कुछ चेंज किए जाएं, लाइक कंट्रीज विल हैव द ऑप्शन टू ऑप्ट आउट ऑफ एपिलेट कंपलसरी ज्यूरिसडिक्शन। अब अगर कोई स्टेट उससे बाहर ही चला जाएगा तो फिर मतलब ही क्या है डब्ल्यूटीओ का? वर्ल्ड ट्रेड की बात हो रही है ना यहाँ। नाउ कंट्री ऑप्टिंग आउट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एप्लेट प्रोसेस ईदर एज ए कंप्लेंट, फिर आप किसी और के अगेंस्ट कंप्लेंट लेके भी नहीं आ सकते, ओके, नॉर एज ए रिस्पॉन्डेंट। अगर आप उस बॉडी के जजमेंट फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर आप वो भी लेकर मत आइए किसी और के अगेंस्ट कंप्लेंट। ठीक है, ये आर्टिकल था। बाकी ये सब आडवाणी जी पर है, छोड़िए, भारत रत्न मिले या कुछ मिले। ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था, 23% मैन पावर शॉर्टेज इन सीबीआई, और उससे क्या होता है फिर? केसेस की पेंडेंसी बढ़ती है। उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह में इतनी वैकेंसीज पड़ी हैं आपकी, मगर भरना नहीं है इनको। उस वजह से दिक्कत तो यही होती है ना कि हमारे यहाँ कितने केसेस पेंडिंग है, अब तो बढ़ते बढ़ते 5.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है इंडियन कोर्ट्स में, बट आप अपॉइंटमेंट ही नहीं करते हो, वैकेंसीज पड़ी हुई हैं। गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस बिल टू कर्ब अनफेयर मीन्स इन एग्जामिनेशन इन लोकसभा टू। आप बिल ले आइए चाहे कुछ ले आइए, बट ये सच्चाई है कि जब भी इस तरह के लूपहोल्स होते हैं ना, पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होते हैं उनमें। ठीक है, एमपी का व्यापम घोटाला सबने देखा, पटवारी घोटाला हुआ है अभी, वो सबने देखा। राइट, तो मैं इस बिल पे हम पहले बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि पनिश किया जाएगा ऐसे पेपर लीक करने वालों को एंड सो ऑन। और पता है सबसे बड़ा रीजन क्या है? अब जैसे हमारे एमपी में पटवारी घोटाला हुआ, जरूरत ये है कि वो जो सिलेक्शन हुए हैं उन बच्चों को बुला के उनके इंटरव्यू कराने की जरूरत है, वो भी लाइव। बट इस तरह की चीजें ये लोग करते नहीं है, या फिर इस तरह का लेसन देने की जरूरत है कि वो एग्जाम रद्द हो। लेकिन जो एग्जाम रद्द होता है ना, उसमें दिक्कत ये है कि जो जेन्युइन बच्चे जो मेहनत से पास हुए हैं उनका भी साल खराब होता है इन गधों की वजह से जो चीटिंग के थ्रू पास हुए हैं। फिर तो एग्जाम कैंसिल करना इज नॉट द सॉल्यूशन, बट कहीं ना कहीं एक ऐसा लेसन देना जरूरी है कि दोबारा कोई इस तरह की चीटिंग ना करे, या वो जो पेरेंट्स जो पैसे के थ्रू पेपर लीक करवा रहे हैं, कुछ करवा रहे हैं, उनको वो लॉस हो कि वो दोबारा ऐसी हरकत ना करें। ठीक है, तो आप बिल ले आइए चाहे कुछ ले आइए, बट जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, जब तक लोग स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर खासकर, जब तक लोग स्टेट लेवल पर इन जॉब्स इन एग्जाम्स को एक इनकम का सोर्स देखेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, किसी पुलिस वाले को ट्रांसफर करवाना है, ऊपर पैसे देने पड़ते हैं, उसको एक सही जगह पोस्टिंग लेनी है, किसी भी रीजन की वजह से पैसे देने पड़ते हैं, 10-10 लाख रुपए दो, आपका फिजिकल निकल जाएगा। तो ये चीजें पॉलिटिशियंस के ही नेक्सस से होती हैं मोस्टली। ओके, दैट्स इट फॉर दिस सेशन। बाकी चीजें हमने देख ली थी इंडियन एक्सप्रेस में। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।